हेलो नमस्कार, एबीसी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज बात करते हैं प्राचीन इतिहास के बारे में। स्टार्टिंग से एक दो या तीन वीडियो में आपको प्राचीन इतिहास कंप्लीट होगा, एक एक करके देखेंगे। तो आज हम बात करते हैं पार्ट 1 के बारे में। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला महाद्वीप उपमहाद्वीप भारत के बारे में बात करें। महाकाव्य और पुराण में भारतवर्ष इसका नाम दिया गया है। यहाँ के निवासियों को भारतीय या भारत का संतान कहा गया। ईरानियों ने भारत को हिंदुस्तान और यूनानियों ने भारत को नाम दिया इंडिया। भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। इतिहास को 3 भागों में कौन बांटा? तो क्रिस्टोफ कैलियरस ने बांटा। इतिहास के स्रोत को 2 भागों में बांटा गया। एक साहित्यिक स्रोत, यानी इतिहास की जानकारी आपको मिलेगा किससे? इसके लिए 2 स्रोत है, साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत। साहित्यिक स्रोत बोले तो साहित्य से रिलेटेड, पुरातात्विक मतलब खुदाई वाला स्रोत, खुदाई से जो भी प्राप्त हो, चाहे शिलालेख हो, ये सब खुदाई मतलब ये खुदाई से प्राप्त हुआ है, पुरातात्विक स्रोत है। भारत के प्राचीन धर्मग्रंथ वेद, ये साहित्यिक स्रोत के बारे में बात हो रहा है। भारत के प्राचीन धर्मग्रंथ क्या है? वेद है। वेद के संकलनकर्ता वेद व्यास को माना जाता है। वेद का शाब्दिक अर्थ होता है जानना। वेद 4 प्रकार के होते हैं: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। चारों वेद को क्या कहा जाता है? संहिता। चारों वेद को सम्मिलित रूप से उसका नाम दिया गया है संहिता। ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद वेद त्रयी में शामिल है। तो आप क्वेश्चन पूछेगा निम्न में कौन वेद त्रयी में शामिल नहीं है? तो ऑप्शन में दे देगा अथर्ववेद, जो कि वेद त्रयी में शामिल नहीं है। ऋग्वेद की बात करें तो सबसे पुराना वेद है। इस वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएं हैं। ऋचाएं बोले तो मंत्र। ऋग्वेद के मंत्र को पढ़ने वाले ऋषि को होत्री कहते हैं। ऋग्वेद के 3रे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है, जो गायत्री मंत्र देवता सावित्री को समर्पित है। ऋग्वेद के 8वें मंडल के हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त का वर्णन है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में देवता सोम का वर्णन है। ऋग्वेद में गंगा का उल्लेख 1 बार और यमुना का उल्लेख 3 बार हुआ है। ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया है। आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद है। सभी वेद का एक उपवेद है, तो ऋग्वेद के उपवेद कौन से हैं? आयुर्वेद। ऋग्वेद में पुरुष देवता इंद्र एवं अग्नि का वर्णन है। अब बात करते हैं यजुर्वेद के बारे में। तो यजुर्वेद में यज्ञ के नियम और विधि विधान का वर्णन मिलता है। यजुर्वेद का वर्णन गद एवं पद दोनों में है। तो पहला एकमात्र वेद है यजुर्वेद, जिसमें गद एवं पद दोनों में इसका वर्णन है। यजुर्वेद के पाठकर्ता को अद्वड़यु कहते हैं। यजुर्वेद के उपवेद कौन से हैं? तो धनुर्वेद, यानी धनुर्वेद जो है यजुर्वेद के उपवेद हैं। सामवेद की बात करें तो इसमें यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का उल्लेख है। सामवेद के पठनकर्ता को उदात्री कहते हैं। सामवेद से ही 7 स्वरों की जानकारी मिलती है, इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। यानी सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। गंधर्व वेद सामवेद का उपवेद है। बात करें अथर्ववेद, चौथा वेद, सबसे नया वेद अथर्ववेद, यह सबसे बाद वाला वेद है। औषधि का वर्णन अथर्ववेद में ही मिलता है। इसमें सभा एवं समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। इसमें अंधविश्वास एवं जादू टोना का वर्णन मिलता है। महत्वपूर्ण बिंदु को देखें तो वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान आता है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। वेदों की भली भांति समझने के लिए वेदांग की रचना हुई, जिनकी संख्या कुल 6 है: व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, कल्प और छंद। पुराणों की संख्या कुल 18 है। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक है, यानी पुराण में सबसे पुराना जो है मत्स्य पुराण है। विष्णु पुराण मौर्य वंश, मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन वंश और वायु पुराण गुप्त वंश से संबंधित है। पहले संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी के रचना पाणिनि ने की। अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की, जिसे विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, जो मौर्यकालीन राज्य व्यवस्था का चित्रण करती है। यानी मौर्यकालीन राज्य व्यवस्था से रिलेटेड है अर्थशास्त्र। भले अर्थशास्त्र नाम है, इसमें अर्थव्यवस्था की कोई भी बात नहीं है, बल्कि राज्य व्यवस्था के बारे में यानी राजनीतिक से रिलेटेड है।
हर्षचरित्र की रचना वानभट्ट ने की। पतंजलि ने महाभाष्य की रचना की। पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित थे। राजतरंगिणी के लेखक कलहन है, जिसमें कश्मीर के राजाओं का वर्णन है, यानी कश्मीर के राजाओं के बारे में वर्णन किया गया है राजतरंगिणी नामक पुस्तक में, जिसके लेखक हैं कलहन। विदेशी यात्री से मिलने वाले प्रमुख जानकारी की बात करें तो टेलियस यह ईरान का राजवैद्य था। भारत के संबंध में इसका विवरण अविश्वसनीय है। इतिहास के पिता हेरोडोटस ने अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में 5वीं शताब्दी से पूर्व भारत और फारस के संबंध के बारे में वर्णन किया है। मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इन्होंने अपनी पुस्तक इंडिका में मौर्यकालीन समाज और संस्कृति का वर्णन किया है। तो आपसे पूछा जाए इंडिका के लिए लेखक कौन है, तो मेगास्थनीज, जो किसके राजदूत थे, तो यूनान के राजदूत थे, सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। डायमेकेस बिंदुसार के दरबार में आया था। इसका विवरण भी मौर्य युग से संबंधित है। बात करें टॉलमी की, तो भारत के भूगोल नामक पुस्तक लिखी टॉलमी। पिलनी की बात करें तो नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी। फाहियान, ये पूछता भी है, बीपीएससी में कई बार पूछ चुका है। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय यानी विक्रमादित्य के दरबार में आया था। यह 14 वर्ष तक भारत में रहा। बात करें ह्वेनसांग का, तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ह से ह्वेनसांग, ह से हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था और 15 वर्ष तक भारत में रहा। बात करें अलबरूनी की, तो गजनबी के साथ भारत आया था और किताबुल हिंद नामक या तहकीके हिंद नामक पुस्तक लिखी। इब्न बतूता ने रहला नामक पुस्तक लिखी। 1333 में दिल्ली पहुंचने पर दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे प्रभावित होकर दिल्ली का न्यायाधीश यानी काजी नियुक्त किया। यानी इब्न बतूता जो कि रहला पुस्तक के लेखक हैं, 1333 में दिल्ली पहुंचा। दिल्ली पहुंचने के बाद वहां के सुल्तान थे मोहम्मद बिन तुगलक। उसने इससे इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ कि इसको वहां के काजी नियुक्त कर दिया। काजी को अभी न्यायाधीश बोलते हैं, यानी जस्टिस। मार्को पोलो की बात करें तो 13वीं शताब्दी में पांड्य देश की यात्रा पर आया था। अब बात करते हैं पुरातात्विक स्रोत के। ये जितना भी पढ़े सभी के सभी साहित्यिक स्रोत था। पुरातात्विक स्रोत की बात करें तो जो लेख ताम्रपत्र, स्तूप या चट्टान पर मिलते हैं उसे अभिलेख कहते हैं। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। अभिलेख के प्राचीन तिथियों के अध्ययन को पेलियोग्राफी कहते हैं। इसमें जितने भी पॉइंट हैं सारे इंपोर्टेंट है। कोई भी एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो सारे इंपोर्टेंट है। सबसे अधिक अभिलेख मैसूर संग्रहालय में संग्रहित है। आरंभिक अभिलेख प्राकृतिक लिपि में है, परंतु अशोक के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है, जो बाएं से दाएं लिखी जाती है। तो आपसे पूछ सकता है कि ब्राह्मी लिपि किधर से किधर लिखा जाता है, तो बाएं से दाएं। अशोक आरंभिक अभिलेख प्राकृतिक लिपि में है, लेकिन अशोक के अभिलेख क्या है, तो ब्राह्मी लिपि में है। लेकिन कुछ अभिलेख अशोक का ऐसा भी है जो खरोष्टी लिपि में भी है, जो दाएं से बाएं लिखी जाती है। शिलालेख का खोज कौन किया, तो फैंथलर ने किया। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम शिलालेख को पढ़ा। चंद्रगुप्त द्वितीय के विजयों का वर्णन महरौली लौह स्तंभ से मिलता है। भानुगुप्त के एरन अभिलेख में सती प्रथा का वर्णन है। सती प्रथा बोले तो पुरुष पति के साथ साथ पत्नी, जीवित पत्नी को भी उनके साथ जला दिया जाता था, जिसका विरोध राजा राम मोहन राय किए, जिसके बाद सती प्रथा का अंत हुआ। तो सती प्रथा का जो उल्लेख है भानुगुप्त के एरन अभिलेख में भी मिलता है। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स या मुद्रा शास्त्र कहते हैं। भारत के प्राचीन सिक्के को आहत सिक्का या पंचमार्क कहा जाता है। सिक्कों साहित्य में सिक्के को कासारपन कहा गया। सोने के सिक्के कुषाण राजाओं ने जारी किया, लेकिन सबसे अधिक सोने के सिक्के गुप्त शासकों ने जारी किया। गुप्त काल में सोने के सिक्के को दिनार और चांदी के सिक्के को रूपक कहा जाता था। समुद्रगुप्त ने सिक्के पर बीना बजाते हुए दिखाया गया है, यानी समुद्रगुप्त जो है सिक्के पर बीना बजाते हुए इनको दिखाया गया। उपनिषद वेदों का अंतिम भाग है, इसलिए इसे वेदांत भी कहते हैं, यानी उपनिषद को वेदांत भी कहते हैं। उपनिषद की संख्या 108 है, जिसमें 11 महत्वपूर्ण है। सत्यमेव जयते की बात करें तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। गीता का वर्णन ईशोपनिषद में है। भक्ति शब्द का उल्लेख श्वेताश्वतरो उपनिषद में है। वैदिक काल की बात करें तो 1500 बीसी से लेकर 600 बीसी तक के समय को वैदिक काल कहते हैं। वैदिक काल को 2 भागों में बांटा गया है, उत्तर ऋग्वैदिक काल एंड उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल 1500 बीसी से 1000 बीसी तक के समय को ऋग्वैदिक काल कहते हैं। अब ऋग्वैदिक काल की बात करें तो इस काल के प्रमुख फसल थे जौ। यह काल वर्ण व्यवस्था पर आधारित था। 4 वर्ण व्यवस्था नहीं था, इसमें वर्ण व्यवस्था पर आधारित था, जो आगे 4 वर्ण व्यवस्था में उत्तर वैदिक काल में किया गया। ऋग्वेद में मरुस्थल के लिए धन्व शब्द का प्रयोग किया गया, यानी उस टाइम मरुस्थल को धन्व कहा जाता था। ऋग्वैदिक
काल एक ग्रामीण सभ्यता थी। अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार पशुपालन और कृषि था। ऋग्वैदिक नदियों की बात करें तो प्राचीन नाम सिंधु जो नदी है, अभी जो वर्तमान में सिंधु नदी है उसको सिंधु नदी प्राचीन में भी बोला जाता था। जो अभी चिनाब नदी है उसका पुराना नाम प्राचीन नाम था अस्कनी नदी। सतलज नदी की बात करें तो सतुद्री नदी। ब्यास नदी का नाम था बिपाशा नदी। झेलम नदी की बात करें तो वितस्ता नदी। घग्गर नदी की बात करें तो सरस्वती नदी। रावी नदी की बात करो तो पुरुषनी नदी। गंडक को सदानीरा कहा जाता है। आर्यों के मुख्य नदी सिंधु नदी है, यानी ज्यादातर वर्णन आर्य में देखा जाए तो सिंधु नदी का किया है, इसलिए उसका मुख्य नदी सिंधु नदी था। आर्यों के मूल निवास के विभिन्न मत हैं, यानी उनका मूल निवास कहाँ है, आर्य कहाँ से आए, उनके पीछे बहुत सारे तर्क दिए गए हैं। सबका मत एक जैसा नहीं है। जैसे मैक्स मुलर मानते हैं कि ये मध्य एशिया से आए हैं। दयानंद सरस्वती का कहना है कि ये तिब्बत से आए हैं। बाल गंगाधर तिलक का कहना है कि यह उत्तरी ध्रुव से आए हैं। अब बात करते हैं उत्तर वैदिक काल की, तो 1000 BC से लेकर 600 BC तक के समय को उत्तर वैदिक काल कहते हैं। उत्तर वैदिक काल का समाज 4 वर्णों में विभक्त था, जबकि ऋग्वैदिक काल वर्ण व्यवस्था पर आधारित था, लेकिन उत्तर वैदिक काल 4 वर्णों में विभक्त था। उत्तर वैदिक काल में नारियों की स्थिति में गिरावट आई। पहले ऋग्वैदिक काल में नारियों को जो है ज़्यादा सम्मान मिलता था, लेकिन उनके कुछ स्थिति में गिरावट आने का काम उत्तर वैदिक काल में हो गया। उत्तर वैदिक काल में अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था, जबकि ऋग्वैदिक काल में अर्थव्यवस्था का आधार पशुपालन के साथ साथ कृषि था। इसमें कृषि कालन और ज़्यादा इसलिए बढ़ गया क्योंकि उत्तर वैदिक काल में लोहे की जानकारी हुई, यानी आर्य की सबसे प्रमुख खोज यदि माना जाए तो वो क्या है, लोहे की खोज है। आर्य का भी आपको पूछा जाए आर्य का भी व्यवसाय क्या था, तो आर्य का भी व्यवसाय कृषि ही था। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।